मैं डॉक्टर कोमल एसएम कॉलेज हिंदी विभाग। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रयोजनमूलक हिंदी के सरकारी स्वरूप की चर्चा की थी, अर्थात कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली हिंदी या सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली हिंदी का स्वरूप कैसा है और उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसकी चर्चा हुई है। आज हम अधिसूचना पृष्ठांकन से आगे प्रेस विज्ञप्ति पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अधिसूचना पृष्ठांकन इत्यादि रूप पर चर्चा की है। सरकारी निर्णयों, आदेशों, प्रस्तावों, नीतियों इत्यादि की सार्वजनिक घोषणा के लिए, उसके प्रसार प्रचार के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। कहने का आशय यह है कि सरकार द्वारा जब किसी विशेष बिंदुओं पर कुछ निर्णय लिया जाता है, कुछ आदेश दिए जाते हैं, नीतियाँ प्रस्तावित की जाती हैं, तो उसके सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता होती है और इसी सार्वजनिक घोषणा, उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में किया जाता है। उसके लिए कोई सरकारी पत्र नहीं निकाला जाता, समाचार पत्रों के माध्यम से उसका प्रकाशन, उसका सार्वजनिकरण किया जाता है। और इसमें एक बात यह भी है, इसका यथावत प्रकाशन होता है। समाचार पत्र का प्रकाशक अपनी तरफ से उसमें ना कुछ जोड़ सकता है, ना कुछ घटा सकता है। जिस प्रकार सरकार के पास से जिस रूप में वह आता है, उसका प्रकाशन समाचार पत्रों में यथावत किया जाता है। इसमें समाचार पत्र की ओर से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसकी प्रकृति सूचनात्मक होती है। कहने का आशय यह है कि इसके द्वारा सरकार सूचना देती है। प्रकृति सूचनात्मक होने के कारण इसमें संबोधन अथवा अधोलेख आदि की औपचारिकताएं नहीं होती हैं। इसके प्रकाशन की एक निश्चित तारीख एवं अवधि होती है, अर्थात उसी अवधि के मध्य और उसी दिनांक पर वह सूचना प्रकाशित की जाती है। प्रेस विज्ञप्ति के बाद द्रुत पत्र की चर्चा की जाती है। द्रुत शब्द से सीधा स्पष्ट आशय है शीघ्रता। जिन पत्रों या सूचनाओं को शीघ्र पहुंचाया जाता है, उसमें द्रुत पत्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात शीघ्र पहुंचाने वाले पत्रों को द्रुत पत्र कहा जाता है। सरकारी सूचनाओं को शीघ्र भेजने के लिए द्रुत पत्रों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पत्रों पर पते के साथ तुरंत विवरण लिखा जाता है। इन पत्रों को कहीं भी रोका नहीं जाता। शीघ्रातिशीघ्र इसे इसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, इसलिए इसे द्रुत पत्र कहा जाता है। अर्थात शीघ्रता से पहुंचने वाली सूचना या शीघ्रता से पहुंचने वाला पत्र द्रुत पत्र कहलाता है। द्रुत पत्र के बाद मितव्ययी पत्र की चर्चा की जाती है। मितव्ययी पत्र को सेवाग्राम भी कहा जाता है। मितव्ययी पत्र का स्वरूप द्रुत पत्र एवं तार जैसा ही होता है और इसका प्रयोग भी सरकारी कार्यों के लिए ही किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात उल्लेखनीय यह है कि सरकारी कार्यों के लिए जब गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान की बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, गोपनीय सूचना, ऐसी सूचना जिसका सार्वजनिकरण नहीं किया जाता, जिसे कुछ व्यक्ति विशेष तक ही पहुंचाना होता है। तो इसलिए सरकारी कार्यों के लिए जब गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान की बातें होती हैं, तो उसके लिए मुख्य रूप से मितव्ययी पत्र का प्रयोग किया जाता है।
जहाँ भी गोपनीय सूचनाएं जाती हैं, उन्हीं सूचनाओं के लिए मितव्ययी पत्रों का प्रयोग सरकार या सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इन पत्रों में कूट भाषा का प्रयोग भी होता है। कूट अर्थात सांकेतिक भाषा, ऐसी भाषा जो सामान्य जन विशेष समझ नहीं पाते या वो साधारण तरीके से जिन भाषा का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, उसे ही कूट भाषा कहते हैं। और मितव्ययी पत्र में गोपनीय बातें होती हैं, इसलिए भी इस पत्र के लिए कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। मितव्ययी पत्र की एक और विशेषता है कि यह कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। जितने कम शब्दों में लिखा जाता है मितव्ययी पत्र, उतना ही विशेष समझा जाता है। और यह पत्र सामान्य डाक के द्वारा भी नहीं जाता। यह राजनयिक थैले या राष्ट्रीय बीमा द्वारा भेजा जाता है और बीजांक कर्मचारी उसे संबंधित अधिकारियों को एक साथ बांट देते हैं। ये सारे पत्र सभी संबंधित अधिकारियों तक एक साथ ही जाते हैं, अलग अलग नहीं जाते। इसके बाद हम लोग अनौपचारिक टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। जैसा नाम से ही है, यह अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक टिप्पणी किसी भी पंजी पर उस पंजी से संबंधित विषय के लिए स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है। जिस पंजी का जो विषय होता है, उस विषय से संबंधित बातें जब और अधिकृत रूप से नहीं लिखी जाती, स्वतंत्र रूप से लिखी जाती है, तो उसे अनौपचारिक टिप्पणी कहते हैं। अनौपचारिक टिप्पणी नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी भाषा सरल होगी और आसानी से समझ में आने वाली होगी। इसकी भाषा सरल, सुबोध एवं संक्षिप्त होती है। टिप्पणी कभी भी लिखा जाता है तो वह बहुत बड़ा नहीं होता, इसलिए संक्षिप्त होना टिप्पणी का एक विशेष गुण है। और यह अनौपचारिक टिप्पणी है, इसलिए इसमें संबोधन और स्वनिर्देश की भी कोई चर्चा नहीं होती। अनौपचारिक टिप्पणी का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के लिए विशिष्ट विषय या मामले पर विचार मांगने के लिए किया जाता है। जब कोई विशेष बात होती है और उससे संबंधित सभी मंत्रालयों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता होती है, तब अनौपचारिक टिप्पणी का प्रयोग होता है। विषय से संबंधित सभी टिप्पणी उसके से संबंधित अधिकारी अनौपचारिक रूप से भेजते हैं और उस पर विचार विमर्श होता है। उसके बाद ही वह टिप्पणी के रूप में जो विचार आता है, उस पर समन्वय बनाकर आगे की कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार अनौपचारिक टिप्पणी होती तो अनौपचारिक है, लेकिन कार्यालयी हिंदी के लिए इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।